स्टूडेंट्स, आज हम लोग बजट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 4 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बजट का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है रिसिप्ट का, यानी गवर्नमेंट को धन कैसे प्राप्त होती है और कहाँ कहाँ से होती है, इसे हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं। तो जो प्राप्तियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला देखिए राजस्व प्राप्तियाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियाँ, कैपिटल रिसिप्ट्स बोला जाता है। ठीक है। राजस्व प्राप्तियाँ में देखिए इनकम यानी जिसे आय बोला जाता है, ब्याज और एक है अनुदान, ग्रांट, ये तीनों आते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ में यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कौन कौन आते हैं? आय आते हैं, ब्याज और अनुदान। यानी जो इनकम होती है गवर्नमेंट को, जितना टैक्स के रूप में मिलती है, वो भी प्राप्तियां में आती हैं। ब्याज, किसी को ऋण दी जाती है, उससे प्राप्त धन भी मिलता है, जिसे हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। अनुदान यानी ग्रांट भी कभी कभी प्राप्त होती है गवर्नमेंट को। तो ये तीनों जो हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट्स में कौन कौन आते हैं? देखिए, विनियोग, पुराने ऋण की प्राप्ति, संरक्षण से प्राप्त धन और ऋण से प्राप्त धन। ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं परिभाषा के साथ। पहला है देखिए राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट, वैसी प्राप्तियां जिसकी न तो लायबिलिटी अर्थात दायित्व होती है और न ही संपत्ति के मूल्य में कमी लाती हैं, राजस्व प्राप्ति कहलाती है। देख रहे बच्चों, राजस्व प्राप्ति क्या है? वैसी प्राप्तियां जिसकी न तो लायबिलिटी होती है और न ही संपत्ति के मूल्य में कमी लाती हैं, राजस्व प्राप्ति कहलाती हैं। जो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए राजस्व प्राप्ति में देख रहे हैं, तो राजस्व प्राप्ति में जो देखा जा रहा है आय, ब्याज, अनुदान, ठीक ना, इसका देखिए लायबिलिटी नहीं होती है। जो आय प्राप्त होती है टैक्स के रूप में और नॉन टैक्स के रूप में, जो भी गवर्नमेंट को प्राप्त होती है धन, इसकी लायबिलिटी नहीं होती है। अगर टैक्स के रूप में अगर 5 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ गवर्नमेंट को, तो ऐसा बात नहीं है कि कुछ दिन के बाद ये 5 करोड़ को जो दिए है टैक्स उनको वापस करना है, ऐसा कोई बात नहीं होती है, यानी इसकी लायबिलिटी नहीं होती है। दूसरा है ब्याज। गवर्नमेंट सपोज कीजिए कि 1 अरब रुपया किसी को दी है इंटरेस्ट पर, और 1 साल के बाद उसे 5 करोड़ रुपया इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हुआ, तो क्या इसे देना होगा? क्या उस व्यक्ति को नहीं देना पड़ेगा, यानी इसकी लायबिलिटी भी नहीं होती है, ब्याज की भी लायबिलिटी नहीं होती है। साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है? संपत्ति के मूल्य में कमी लाएगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ब्याज अगर लगाया गया है जितना, तो उतना आपका मूल धन यानी प्राइम रहेगा ही, केवल इंटरेस्ट मिल रहा है और अंत में मूलधन भी मिलेगा, यानी मूलधन में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। उसी तरह से अनुदान है, ग्रांट है, किसी के द्वारा अगर दी जाती है ग्रांट, तो ग्रांट के बदले में हम लोग किसी प्रकार के धन वापस नहीं करते हैं, यानी इसकी भी लायबिलिटी नहीं होती है। तो इनकम, इंटरेस्ट और ग्रांट राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत आते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आते हैं। और एक बार पुनः देख लेते हैं कि राजस्व प्राप्ति क्या है भाई? तो वैसी प्राप्तियां जिसकी न तो लायबिलिटी होती है और न ही संपत्ति के मूल्य में कमी लाती हैं, राजस्व प्राप्ति कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे पूंजीगत प्राप्ति। प्राप्ति दो प्रकार के हैं, राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट अर्थात पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत प्राप्ति क्या है? वैसी प्राप्तियां जिसकी दायित्व होती है या
संपत्ति के मूल्य में कमी लाती हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। पूंजीगत प्राप्ति भी धन के रूप में ही प्राप्त होता है, परंतु इसकी लायबिलिटी होती है। आज नहीं कल इसको वापस करना होता है, और लायबिलिटी अगर नहीं होती है तो ये संपत्ति के मूल्य में कमी लाएगी। दोनों में से कोई एक जरूर पाया जाएगा, या तो लायबिलिटी होगी या संपत्ति के मूल्य में कमी लाएगी। तो हम लोग 1 सेकेंड देख लेते हैं। वैसी प्राप्तियाँ, वैसी रिसीप्ट्स जिसकी दायित्व होती है, लायबिलिटी होती है, या संपत्ति के मूल्य में कमी लाती हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहलाती हैं। जैसे में देख लिया जाए, यहाँ देखिए पूंजीगत प्राप्ति में पहला देखिए है विनियोग, ठीक है ना। विनियोग, डिसइन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं हम लोग। तो विनियोग को निजीकरण भी बोला जाता है। सॉरी, निजीकरण नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट रहा। विनियोग, जब सरकार अपनी संपत्ति को बेचकर कमाई करती है तो उसे हम लोग विनियोग कहते हैं। गवर्नमेंट जब अपनी संपत्ति को बेच देती है किसी दूसरे के हाथ में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? विनियोग कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा? लायबिलिटी तो नहीं होती है, परंतु संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है। तो हम लोग परिभाषा में देखे भी कि या तो लायबिलिटी होती है या संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। समझ में आ रहा है ना? यानी विनियोग क्या है? जब सरकार अपनी संपत्ति को बेच देती है दूसरे के हाथों में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? विनिवेश। इसमें संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, लायबिलिटी इसकी नहीं होती है, परंतु संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, इसलिए पूंजीगत प्राप्ति होगी। सेकेंड है, देखिए पुराने ऋण की प्राप्ति। मान लिया जाए कि 5 साल पहले किसी को 5,000 रुपया दे दी गई है और आज के समय में वो प्राप्त हो रही है, इस धन को भी हम लोग पूंजीगत प्राप्ति बोलेंगे। यानी पुराने ऋण की प्राप्ति होती है। तो इस कंडीशन में देखिए, इसका लायबिलिटी नहीं है, लेकिन जब इसको दिया गया था 10 साल पहले तो संपत्ति के मूल्य में जरूर कमी आई थी, इसलिए पुराने ऋण की प्राप्ति भी पूंजीगत प्राप्ति में आती है। अगला है, देखिए संरक्षण से प्राप्त धन। सपोज किया जाए कि कोई व्यक्ति है और आपके पास 5,000 रुपया दे दिया रखने के लिए, वो दूसरी जगह जा रहा है, ऐसा जगह पर जहाँ की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो इस कंडीशन में वो पैसा ले जाना अच्छा नहीं समझता है और अपने बगल के लोगों को 5,000 रुपया दे देता है। 5 महीना के बाद जब वो रिटर्न होता है तो जो 5,000 दिया है बगल वाले व्यक्ति के पास, वो पैसा अपना वापस ले लेगा। यानी संरक्षण के रूप में हम 5,000 रुपया रखे हैं। ये भी जो धन है इसकी लायबिलिटी होती है, यानी 5 महीना के बाद उसको दे देना होता है। तो कुछ दिन के लिए आपके पास होती है, 5 महीना के अंतर्गत आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आता है व्यक्ति उसको दे देना होता है, इसलिए इसकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। यानी संरक्षण से प्राप्त धन भी पूंजीगत प्राप्तियां में आती हैं। यही बात गवर्नमेंट के पास भी हम लोग रख सकते हैं। यानी गवर्नमेंट के पास कोई दूसरे देश के जो गवर्नमेंट है वो रख देती है कुछ धन, और कुछ दिन के बाद वो वापस करती है, यानी ले लेती है। तो ये जो गवर्नमेंट के पास धन था, इसको दायित्व बनती है, लायबिलिटी बनती है दे देना, जिसे हम लोग पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों। अब है अगला, देखिए ऋण से प्राप्त धन। मान लीजिए कोई आप वर्क कर रहे हैं, आपको बहुत परेशानी है पैसे की, तो आप किसी से ऋण लेंगे, लोन लेंगे। वो जो लोन लेंगे आप जितना भी ले रहे हो, मान लीजिए कि आपका 1 लाख का लोन आप लिए, तो
1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आप लेते हैं, लेकिन एक समय आती है जब इस कर्ज को अदा कर देना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। यानी ऋण से प्राप्त धन, यानी धन तो प्राप्त होती है, रिसिप्ट इसको कहेंगे, लेकिन एक दिन न एक दिन इसको वापस करना होता है, यानी लायबिलिटी इसकी होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि विनियोग, पुराने ऋण की प्राप्ति, संरक्षण से प्राप्त धन, ऋण से प्राप्त धन, इनमें से देखिए, इसमें जो विनियोग है संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, पुराने ऋण की प्राप्ति ये जो है आपका, इसमें मूल्य में कमी आती है, इसमें भी संरक्षण से प्राप्त धन इसकी लायबिलिटी होती है, ऋण से प्राप्त धन इसकी भी लायबिलिटी होती है, यानी ये सब का सब पूंजीगत प्राप्तियां के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसलिए एक बार पुनः वैसी प्राप्तियां जिसकी दायित्व होती है या संपत्ति के मूल्य में कमी लाती हैं पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। तो पूंजीगत प्राप्ति में ये बात आनी चाहिए, या तो लायबिलिटी होगी या संपत्ति के मूल्य में कमी होगी। और राजस्व प्राप्ति में क्या था कि वैसी प्राप्तियां जिसकी न तो लायबिलिटी होती है और न ही संपत्ति के मूल्य में कमी लाती हैं। राजस्व प्राप्ति में न लायबिलिटी होती है और न संपत्ति के मूल्य में कमी लाती हैं, जैसे अनुदान हो गया, इंटरेस्ट हो गया और इनकम हो गया, यानी आय। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो बजट से संबंधित कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हुए अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।